हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। तो आज से हम आज मंडे है तो मैं सोच रही थी मंडे मैं कोई वीडियो नहीं डालती हूँ या फिर मेरे जितने भी वीडियो होते हैं वो अधिकतर सिविल लॉ से रिलेटेड होते हैं, सीपीसी से रिलेटेड होते हैं, जो बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन मेरा अदर इंटरेस्ट एरियाज भी है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स और बहुत बहुत अलग अलग चीज़ भी है। तो मैं सोच रही थी मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा वीडियोस डालती हूँ। अपना बारे में भी देखना पड़ता है कि हमारा इंटरेस्ट एरिया क्या है। तो इसी सिलसिले पे स्टार्ट करते हुए आज का जो है मैं आज लेकर आई हूँ 5 ऐसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन केसेस, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहीं न कहीं वो हर एक की आम ज़िंदगी को कहीं न कहीं टच करते हैं, छूते हैं। साथ ही साथ में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिए हैं, जिससे कुछ-कुछ केसेस पे तो नए कानून ही बनकर आ गए हैं। तो कहीं न कहीं ये हर एक व्यक्ति को कहीं न कहीं टच करता है। एट द सेम टाइम वो कौन-कौन से वायलेशन थे जिन्होंने ह्यूमन राइट्स पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कैटेगरी के अंदर पे आ गए। तो आज हम 5 केसेस ले रहे हैं। इस पे हम जाएँगे उनके फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, कौन से लीगल पॉइंट्स से कानूनी रूप से क्या सवाल उस पे उठा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही अलग तरह का टॉपिक बन जाता है। लेकिन इतने ब्रीफ में जा रहे हैं कि कॉमन पर्सन अगर सुन रहा है या पढ़ रहा है तो उसके समझ में ये आ जाए। तो चलिए बिना कोई देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हम केस पे जा रहे हैं वो केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। देखिए मेनका गांधी के नाम से बहुत सारे केसेस होते हैं, उन्होंने बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला था। लेकिन ये वाला जो केस है ये 1978 का केस है। इसमें उन्होंने चैलेंज किया था, जो फैक्ट्स होते हैं केस पे ये होता है कि इनको जो बेटा है उनके बेटे को अरेस्ट कर दिया था, जो संजय गांधी था उनको अरेस्ट कर दिया गया था। जो कानून पे अरेस्ट किया गया था वो था मीशा, जिसका फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत में उसको अरेस्ट किया गया था, जिसमें आप किसी को भी अरेस्ट करके रख सकते हो बिना कोई ट्रायल के, ठीक है? ये ऐसा कानून के तहत में उसको रखा गया था। अभी भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसमें आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो बिना कोई ट्रायल के। तो इस पे जो क्वेश्चन आती है कि पॉइंट ऑफ लॉ जो आता है, जो ये होता है कि वेदर द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूडेड प्रोसीजर फेयरनेस ड्यूरिंग डिटेंशन। अब जैसे हमने सुना है कि किसी को क्या आप अरेस्ट करके रख सकते हो, जब तक ट्रायल नहीं हो, बिना ट्रायल का आप किसी को अरेस्ट करके रख सकते हो। देखिए जब ट्रायल होता है, मतलब कोर्ट केस जब चलता है, कोई क्रिमिनल केस चलता है, उसके बाद में उस बंदे को पनिशमेंट दिया जाता है अगर वो पाया जाता है कि हाँ उसने सचमुच में एक क्राइम किया है। ये तभी पाया जाता है कि वो सचमुच में क्राइम की, जब एक ट्रायल चलता है ना, जब कोर्ट में केस चलता है। बिना कोर्ट में केस चले कि आप किसी को अनिश्चित समय तक आप उसको गिरफ्तार करके रख सकते हो या नहीं रख सकते हो। क्या ऐसा जो कानून है या क्या कानून सही है? ये कानून हमारा जो आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत में सही है या नहीं, इसी पॉइंट ऑफ लॉ पर ये केस फाइल हुआ था। तो उसपे जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसपे, हेल्ड दैट द आर्टिकल 21 इंक्लूड्स द राइट टू बी हर्ड एंड रिप्रेजेंटेड इवन ड्यूरिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन। दिस एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 एंड प्रिवेंटेड आर्बिट्री अरेस्ट। तो उसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 21 है, जो राइट टू लाइफ है हमारा, इसके तहत में हर एक व्यक्ति को पास में अधिकार होता है कि उसकी बात सुनी जाए और उसको रिप्रेजेंट मतलब उसको एक वकील उसे मिले। इवन अगर वो एक प्रिवेंटिव डिटेंशन, बिकॉज़ ये जो मीशा का जो कानून है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन की कैटेगरी में आता है। अगर इस कानून के तहत, ऐसे बहुत सारे कानून, इस कानून के तहत भी अगर हम किसी को अरेस्ट करते हैं, तो भी उसका पास में अधिकार है कि वो उसकी बात को सुनी जाए और उसे रिप्रेजेंटेशन या वकील का अधिकार मिले ही मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट रहता है। अनलॉफुल अरेस्ट के बारे में बहुत सारे टाइम ऐसा होता है जब पुलिस को लगता है कि हम इसको इस आईपीसी के तहत तो नहीं अरेस्ट कर सकते। जब मोमेंट आप आईपीसी के तहत में अरेस्ट करते हो तो फिर वो आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ना, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करो और फिर आगे का ट्रायल होता है। जैसे बहुत सारे कानून, जैसे टाटा हो गए, जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड कानून जितने भी होते हैं वो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत में आ जाते हैं, जिसमें आप कानून जो होता है कि पुलिस जो होती है वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। पुलिस हो गया, कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें आ जाते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं बिना कोई ट्रायल का। तो इस पर ये कानून बहुत उपयोगी होता है, जहाँ पे बोला जा सकता है अगर आपने उस कानून के तहत में अरेस्ट किया भी है, तो भी जो कानून का जो प्रोसेस है वो आप फॉलो करोगे, वो आदमी को एक अधिकार मिलेगा कि उसकी बात भी सुने और वो अपना एक वकील भी कर सकता है। वकील क्यों? ताकि अगर उसके साथ में कुछ गलत हो रहा है उस गिरफ्तारी में, उसे मारा-पीटा जा रहा है, उसके साथ टॉर्चर हो रहा है, तो वो कोर्ट में आ सकता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत सारे ऐसे कानून जिसके तहत में वो कोर्ट में आ सकता है। तो वो चीज़ उसके, वो अधिकार उसको मिलने के लिए ये कानून जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1978 का है ये।
अब हम आते हैं दूसरे केस पे। इसका नाम है फ्रांसिस कुरालाई मुलिन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981। ये 1981 का केसेस है। इसमें जो फैक्ट्स जो इसका केस है, जो फ्रांसिस मुलिन है, ये एक डेथ रो इनमेट होता है, मतलब इसको फांसी की सजा मिल जाती है। was denied access to a lawyer during a jail visit। जब जेल विजिट होता है ना, जो भी जिनको भी रखा जाता है, ट्रायल में रखा जाता है, वो उनको जेल विजिट अलाउ होता है। किसको अलाउ होता है? फैमिली मेंबर्स को या फिर उनके लॉयर्स को। तो ये जो फ्रांसिस मुलिन का जो केसेस था, इसमें इसके जो लॉयर था उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था उनसे मिलने के लिए जेल में। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, पॉइंट ऑफ लॉ जो आता है कि वेदर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स एक्सेस टू लीगल रिप्रेजेंटेशन इन प्रिजन। तो इस पे क्वेश्चन आता है कि जो लोग कैदी हैं, क्या कैदी को राइट टू रिप्रेजेंटेशन, मतलब आर्टिकल 21 के तहत में जो लीगल रिप्रेजेंटेशन का जो अधिकार है, क्या वो आर्टिकल 21 के तहत, मतलब राइट टू लाइफ, जीने का जो अधिकार है, उसके अंदर पे एक वकील को कैदी से मिलने का अधिकार क्या आर्टिकल 21 की कैटेगरी के अंदर में आता है या नहीं आता है? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, रिकॉग्नाइज किया है कि जी हाँ, जो राइट टू लाइफ है, जो जीने का अधिकार है हमारा आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इसके तहत में, इसके अंदर में जो एक लीगल रिप्रेजेंटेशन है कि जो वकील रखने का जो अधिकार है, ये आर्टिकल 21 के तहत में आता है। इसीलिए कोई भी प्रिजनर अगर अपने वकील से मिलना चाहता है तो वो मिल सकता है, इवन अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग खत्म हो गई भी है तो। इस केस में क्या हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी केस की कोर्ट केस खत्म हो गया था और उसको फांसी की सजा मिल गई थी, तो केस तो खत्म हो गया था, इसीलिए वकील को मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोर्ट केस खत्म भी हो गया है, उसके बावजूद भी हर एक प्रिजनर्स को ये अधिकार है कि वो अगर अपना वकील से मिलना चाहता है या कोई भी वकील से मिलना चाहता है तो वो मिल सकता है। और ये उसके राइट टू लाइफ है, जीने के अधिकार का जो कानून हमारा आर्टिकल 21 उसके तहत में आता ही आता है, और उसका ये अधिकार का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होना चाहिए। तो केस का नाम है फ्रांसिस कुराली मुलिन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981। ये इसलिए लैंडमार्क हो जाता है कि उसके बाद में लॉयर्स को जो जेल विजिट वगैरह का जो पहले बहुत परेशानी होती थी, वो बहुत स्मूथ फंक्शनिंग इसके बाद से होने लग गई है। अब तो रुकावट नहीं होती, लेकिन हाँ, अगर होती है तो इस केस को यूज किया जा सकता है। जो तीसरा केस है वो ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 का है ये। और ये उन लोगों के लिए है जो स्लम ड्वेलर्स है, लेकिन ये एक सिविल केसेस पे आ जाता है, और सिविल केसेस में ये बहुत बार यूज भी होता है। वह है किसी को खाली कराना, गवर्नमेंट के द्वारा किसी की जमीन को खाली कराना, और ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन के ऊपर में ये केस बनता है। जैसे गवर्नमेंट किसी की जमीन अक्वायर कर लेती है, कैसे वो खाली कराएगी, और क्या उनको उसके बदले में कोई दूसरी जमीन या घर दिया जाएगा या नहीं, उस चीजों को अगर लेते हुए तो ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यही उसी फैक्ट्स भी वही है, जो स्लम ड्वेलर्स थे, झुग्गी झोपड़ी में जो रहते थे, उनको खाली कराया जा रहा था, और उनको कोई भी बगल में रहने का कोई जगह नहीं, बगल में मतलब ऑल्टरनेटिव उनको कोई रहने का जगह नहीं दे रहा था। तो ऑब्वियसली इसमें पॉइंट ऑफ लॉ जो आता है वो अगेन आर्टिकल 21 पर ही आता है कि राइट टू शेल्टर, हमारे ऊपर जो छत का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 के दायरे के अंदर में आता है या नहीं आता है। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी आर्टिकल 20, ऑब्वियसली आर्टिकल 21 की धारा में तो आता ही है, जो आपके पास एक छत का अधिकार या घर का अधिकार जिसे हम भूलते हैं। और साथ में ये भी बोलते हैं कि जब अगर, लेकिन ये भी नहीं बोला जा सकता है ना गवर्नमेंट को कि आप खाली मत करो अपनी जमीन को, क्योंकि वो भी कानून के अगेंस्ट हो जाता है। तो कोर्ट ने ये कहा, अगर आप किसी को खाली करा रहे हो, किसी को गवर्नमेंट की जमीन से खाली करा रहे हो या किसी को भी खाली करा रहे हो, तो कानून का जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना है। मतलब जो नोटिस देना है, नोटिस देने की भी एक समय सीमा होती है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटा पहले नोटिस दिया और बोला खाली करो 24 घंटे में। वो तो फेयर नहीं होता ना, 24 घंटे में आदमी कहाँ पे जाएगा, कैसे करेगा। तो एक जो कानून का जो प्रोसेस होता है कि 15 दिन का समय दे या 1 हफ्ता का एक रीजनेबल समय दे कि वो अपना दूसरा घर दे सके। अगर आप वो नहीं दे रहे हो तो फिर उनके लिए कहीं ऑल्टरनेटिव रखने का जगह आप करना है। तो ये कानून के जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके ही आप किसी को खाली करा सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट हो जाता है अधिकतर, जहाँ पे गवर्नमेंट जमीन खाली करवाती है लोगों की। ये 1985 का है, ओल्का टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। अब आ जाते हैं फोर्थ पे, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। ये तो बहुत ही, जिसके इस केस के बाद में तो कानून ही बन गया था, जिसे हम पॉश एक्ट भी बोलते हैं। इसका जो फैक्ट्स ऑफ द केस ये होता है कि सोशल वर्कर होती है भावरी देवी, उसको सेक्सुअल हरासमेंट, देखा जाए तो उसको रेप फेस करना पड़ता है। जो अपर कास्ट के जो लोग होते हैं वो एक चाइल्ड मैरिज को वो रोकने जाती है, और उस पे जो अपर कास्ट के जो लोग होते हैं वो उस लेडी का रेप करते हैं।
तो इसके बाद में ये कोर्ट पे आती है। तो यहाँ पे दिया देखा जा जो कानून इस पे देखा जाना होता है वो होता है कि क्या काम करते वक़्त जो महिलाएँ होती हैं और काम करते वक़्त जो उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट झेलना पड़ता है, इसके लिए कोई कानून क्यों नहीं है? कोई स्पेसिफ़िक कानून, एक अलग से कानून क्यों नहीं बना है? इसी पे ये बात आई थी आपके हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे पूरे गाइडलाइंस बना दिए थे कि अगर कोई महिला कामकाजी महिला है और अपना जो काम जो क्षेत्र पे कर रही है उस पे उसको कोई सेक्सुअल हरासमेंट झेलना पड़ता है, तो उसको क्या-क्या गाइडलाइंस जो दिया गया उसको वो फॉलो कर सकती है। ये 2013 पे दिया था और इसी पे कानून भी बन के आ गया था, पॉस्ट प्रिवेंटिव ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट वर्कप्लेस एक्ट बनकर आ गया था। इस पे तो मैं ज़रूर एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, एक बहुत स्ट्रगल के बाद पे ये कानून बना था। लेकिन अभी आजकल के ज़माने में देखा जा रहा है, एक तो जो कानून बन के आया है वो उतना स्ट्रॉन्ग कानून बन के नहीं आया है, पहली चीज़। दूसरी, बहुत बार देखा जाता है कि इस कानून का गलत भी इस्तेमाल होने लग गया, जिसकी वजह से जो सच्चाई वाले केस है, जो सच में बेचारी जो औरतों को परेशानी हो रहा है, उनके लिए अभी कानून इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह गया है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जो इस कानून का गलत इस्तेमाल करें। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है इस कानून के साथ। साथ में ये भी हो गया है कि अब ये जेंडर न्यूट्रल भी हो रहा है, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ़ औरतों के साथ में ही कामकाज के क्षेत्र में छेड़छाड़ी होती है। पुरुषों के साथ में भी होने लग गई है ना? तो इस कानून पे तो मैं खुद पर्सनल ओपिनियन मेरा है कि अब और भी चेंजेस की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, ये विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 ये का केस लॉ था, जिसपे ये इस कानून का सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस पर कानून बनने के लिए इसने रास्ता निकाला था। अब आते हैं हम लास्ट केस पर। जो लास्ट केस है राइट टू फूड केस, जो 2001 का केस है। मैं खुद इस केस पे कहीं न कहीं ये जो सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा था, तो मेरे दिल के बहुत करीब केस है, क्योंकि मैंने भी बहुत इस पे योगदान दिया है इस केस पे जब ये चल रहा था सुप्रीम कोर्ट पे। तो ये बहुत दिल के करीब वाला केस है। तो इस पे आया था कि जो बच्चों को आंगनवाड़ी वगैरह में जो बच्चों को खाना दिया जाता है या स्कूल में भी जो बच्चों को खाना वगैरह दिया जाता है, ये कानून कहीं न कहीं उस पे आया हुआ था। क्या गवर्नमेंट का एक ड्यूटी होता है कि अपने लोगों को और वो खाना दे, मतलब जो खाने का जो अधिकार होता है, भोजन का जो अधिकार है, वो अधिकार लोगों के पास, क्या गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है या नहीं बनती है कि वो अपने लोगों को भोजन दे? ये उस टाइम ये केस बना था जब बहुत ज़्यादा भुखमरी से लोगों की डेथ होने लगी थी, खासकर बच्चों की माल नरिशमेंट की वजह से बहुत बच्चों की डेथ होती थी। एक बीमारू स्टेट बन गया था, मतलब बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ही करके बीमारू स्टेट्स भी आ गए थे जिसपे सबसे ज़्यादा डेथ्स होते थे, है ना? तो इस पर ये बना था, ये केस फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक लिटिगेशन फाइल हुआ था। बहुत सारे इस पे गाइडलाइंस बने, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया कि कैसे-कैसे आपको करना है, किस-किस तरीके से करना है। पीडीएस पे आया था, जो राशन जो दिया जाता है उस पे आया था, बच्चों को जो मिड डे मील्स दिया था उस पे गाइडलाइंस आया था। और उसके बाद में आपका मनरेगा जो बना था उस पे आया आया था। तो बहुत सारी चीज़ों को इस कानून ने, इस केस में, इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने टच किया था। उसके बाद में बहुत रिफॉर्म्स आए, मतलब रिफॉर्म देखा जाए तो बहुत बढ़िया वाला रिफॉर्म आया कि अगर आप स्टैटिस्टिकल भी देखें ना, पहले जो डेथ होते थे भुखमरी से और अभी जो डेथ हो रहा है भुखमरी से, इस पे बहुत चेंजेस आ गए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की वजह से। और इसके बाद कानून भी बहुत सारे क्षेत्र पे बन गए थे, राइट टू फूड के पे लेकर बहुत सारे कानून अलग अलग क्षेत्र पे, पीडीएस एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स इस पे आकर बन गए हैं। तो व्यूअर्स, आप ये आज का ये जो केसेस है, 5 केसेस मैंने लिया, आई होप आप लोगों को जानकारी बढ़ी होगी और अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।